हेलो गाइस, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं हॉरकास्ट। और जो आज का जो केस है वो है हमारा जापान से। ये जापान का सबसे मोस्ट टेरिफाइंग केस है अब तक का पूरी हिस्ट्री में, इसमें कि एक टीनेज गर्ल को एक रूम के अंदर 44 डेज तक टॉर्चर करा गया था 4 लड़कों द्वारा, और लास्ट में उसको बहुत बुरी तरह मार दिया गया और उसकी डेड बॉडी एक सीमेंट में फेंक दी गई। तो मैं बात कर रहा हूँ द मर्डर ऑफ जुंको फुरुटा, ऑल्सो नोन एज द कॉन्क्रीट मर्डर केस। जुंको का जन्म जापान में मिसातो साइतामा में हुआ था। वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी और उसके घर में टोटल 5 मेंबर्स के, इंक्लूडिंग हर, उसका एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई और उसके पेरेंट्स। अब जुंको पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। शुरू से तो उसने एक हाई स्कूल में भी एडमिशन लिया था जिसका नाम था मिनामी हाई स्कूल। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी होने के कारण वो अपने स्कूल में बहुत ज़्यादा फेमस थी और उसको सब पसंद करते थे, क्योंकि उसके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते थे और वो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो स्कूल के बाद वो हमेशा एक प्लास्टिक मॉडलिंग फैक्ट्री में भी जॉब करती थी टू सपोर्ट हिज फैमिली, एंड कुछ वो पैसे बचा रही थी अपने, ताकि वो अपने 12th के बाद मींस ग्रेजुएशन के बाद एक फैमिली वेकेशन पे जा सके। हायर स्टडीज़ के लिए उसने एक इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर शॉप में भी बात कर ली थी जॉब के लिए पार्ट टाइम। अब इन चीज़ों से आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जुंको की फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे जिसके कुछ ऊंचे सपने थे, जिसको एक सिंगर बनना था, लेकिन उसको क्या पता था उसके साथ ऐसा होगा जिससे उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। खैर एनीवेज, हम स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। तो जिन 4 लड़कों ने जुंको को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा था, मैं पहले आपको उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो पहले लड़के का नाम था हिरोशी मियानो, जो कि 18 साल का था। जो उगुरा, जो कि 17 साल का था। शिंजी मिनाटो, जो कि 16 साल का था। एंड यसुशी वटानाबे, जो कि 17 साल का था। ये सारे टीनेज एज के थे और स्कूल में ही पढ़ते थे। अब ऐसा नहीं है इनका ये जुंको वाला फर्स्ट केस था, ये पहले भी बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में फंस चुके हैं, जैसे छोटी मोटी चोरी के केसेस या फिर अपने स्कूल प्रॉपर्टीज़ को तबाह करना, और कुछ लड़की के छेड़ने वेड़ने केस में वो पहले भी फंस चुके थे। इन सब का लीडर था मियानो, जिसने अपने स्कूल से बाद में ड्रॉप ले लिया था, जो कि अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहता था, और अपना दोस्त यसुशी वाटानाबे और उसकी बहन के साथ वो एक घर में रहा करते थे। मियानो एक टाइल फैक्ट्री में भी काम करता था ताकि वो पैसे बचा के बाद में अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर सके। लेकिन मियानो की हरकतों के कारण, जो कि ये इतने सारे सेक्स केसेस में फंसता था, ऐसे रेप केसेस में फंसता था, उसकी गर्लफ्रेंड को भी उस पर धीरे धीरे इंटरेस्ट ख़त्म होने लगा और उनका बाद में ब्रेकअप हो गया, जिससे मियानो बहुत ही ज़्यादा तंग हो गया था। तो मैंने इन चारों लड़कों के बारे में आपको बता दिया है। अब केस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको चाहूँगा कि आप ये वीडियो देखें पहले। 近寄んなよ。くせえんだよおめえは。これやれよこれ。ほら枝。残念でした。おい、まだ臭くねえか。そうっすね。25 नवंबर 1988 करीब 8:30 बजे जुंको अपनी जॉब ख़त्म करके साइकिल से वापस आ रही थी और सोच रही थी कि वो घर जाके अपना फेवरेट टीवी शो टोनबो का लास्ट एपिसोड देखेगी। और उसी टाइम मियानो एंड मिनाटो भी उसी एरिया में घूम रहे थे विद द इंटेंशन ऑफ रॉबिंग एंड रेपिंग अ लोकल वुमेन। तो उन दोनों की नज़र उस टाइम पे जुंको पे पड़ी और उन दोनों ने एक प्लान बनाया। अब प्लान के हिसाब से मियानो ने मिनाटो को बोला कि फ्रूटो को उसकी साइकिल से लात मार के गिरा दे। तो मियानो की बात मान के मिनाटो ने जुंको को पहले साइकिल से गिराया और उस टाइम पे फिर वहाँ पे मियानो आया और उसने जुंको को उठाया, उस पर अपना फुल ट्रस्ट जमा लिया और बोला कि मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। तो जुंको को भी उस पर फुल ट्रस्ट हो गया था और वो दोनों एक साथ चलने लगे। कुछ देर बाद मियानो जुंको को ज़बरदस्ती एक वेयर हाउस में ले जाता है और वहाँ उसे वो सेक्सुअली असॉल्ट करता है। फिर कुछ देर बाद एक पास के होटल में भी वो जुंको का दोबारा सेक्सुअली असॉल्ट करता है और उसे मारने की धमकी देता है।
कुछ देर बाद मियानो ने अपने और दोस्तों को भी बुला लिया था, मिनाटो, यासुशी एंड ओगुरा, और उन्होंने भी जुंको को सेक्सुअली असॉल्ट करा। फिर कुछ देर बाद करीब सुबह के 3 बजे मियानो जुंको को एक पार्क में ले गया और वहाँ से उसकी बैग में से नोटबुक निकाल के उसका एड्रेस देख के उसको धमकी देने लगा कि मेरी गैंग के मेंबर्स तुम्हारे घर पे जाएंगे और तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे, तो बेहतर यही होगा कि तुम एक बातें किसी को मत बताओ। फिर उसके बाद जुंको बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो चारों लड़के जुंको को उठा के मिनाटो के घर पे ले जाते हैं, जो कि उनका एक अड्डा बन गया था जहाँ पे वो बार बार आते थे और जुंको के साथ ज़बरदस्ती करते थे और उसको सेक्सुअली असॉल्ट और टॉर्चर करा करते थे। अब स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक मिनाटो के हाउस का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि ये कैसा घर था। अब जैसे जापान में नॉर्मल घर रहते हैं, ये भी ऐसी मतलब 2 फ्लोर का घर था। सबसे ऊपर था मिनाटो का कमरा और उसके नीचे रहते थे उसके पेरेंट्स और एक बड़ा भाई उसका रहा करता था। और जब ये सब उस मिनाटो के घर में हुआ करता था तो इंटरव्यू में उसके मम्मी पापा से पूछा कि आपने ये सब रोका क्यों नहीं, तो उसके मम्मी पापा ने बोला कि मिनाटो हम पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता था, वो कभी कभी हमें मार भी देता था, वो उससे बहुत ज़्यादा डरते थे तो इसलिए उससे कुछ बोलते नहीं थे, और जब भी वो उससे पूछने जाते थे कमरे में कि ये क्या हो रहा है तो वो उनको वैसे ही चिल्ला के भगा देता था कि कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे वो हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा। और जो कि उसका बड़ा भाई था उसको सब पता था कि कुछ ना कुछ ऊपर कमरे में हो रहा है, लेकिन इतना बुरा हो रहा है उसको ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। 27 नवंबर जुंको के पेरेंट्स ने पुलिस स्टेशन में जुंको की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई और फिर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। और जब बात ये उन किडनैपर्स को पता लगी तो उन्होंने जुंको को फोर्स किया अपने पेरेंट्स को कॉल करे और उनसे बोले कि मैं जहाँ कहीं भी हूँ मैं बिल्कुल सही हूँ और मैं अपनी किसी लवर के साथ भाग के यहाँ पे आ गई हूँ, तो प्लीज़ आप पुलिस से बोल दीजिए कि बिल्कुल भी इन्वेस्टिगेशन ना करे, मैं जहाँ भी हूँ आई एम सेफ। फिर अगले दिन 28 नवंबर मियानो ने अपने उन 4 दोस्तों के अलावा और 2 आदमी उसने बुलाए जिनका नाम था तेत्सुओ नाकामुरा एंड कोइची इहारा, जो कि ऊपर मिनाटो के रूम में गए थे जहाँ पे जुंको बैठी थी एक फुल स्लीव शर्ट पहने हुए और एक स्कर्ट पहने हुए जो कि मियानो ने किसी दुकान से चुराई थी। अब इन दोनों लड़कों ने और ये जितने भी थे इन्होंने खांसी की दवाई पी के ऐसी एक्टिंग करी कि हम नशे में, हमने ड्रग्स ले रखे हैं। उन सब ने जुंको का गैंग रेप करना स्टार्ट कर दिया और वो बहुत ज़्यादा चिल्लाई, उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करा। और जब ये बात उसके माँ बाप तक नीचे पहुंची, कुछ ऊपर हो रहा है, वो गए तो उस टाइम पे मिनाटो ने उनको भगा दिया कि कुछ नहीं हो रहा, वी आर जस्ट प्लेइंग, ऐसे ही हम कुछ भी कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। और फिर कुछ देर बाद जुंको बेहोशी की हालत में हो गई, उसको अपने सामने सब चीज़ ब्लरी दिखाई दे रही थी, उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब ये सब मिनाटो के हाउस में 40 दिन तक हुआ जहाँ पे ये चारों लड़के इसको पीटते और इसका गैंग रेप करते थे और भी अपने दोस्तों को बुलाते थे इसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट करने के लिए। वो चारों लड़के उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा करते थे, उसके प्यूबिक हेयर्स को सेव करके उसको बोलते थे नेकेड डांस करने के लिए और उसके सामने वो मास्टरबेट करते थे। और उसके वजाइना में उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स डाले जैसे कि एक मेटल रॉड, एक जली हुई माचिस, और उसको एक टाइम पे बहुत सारी सिगरेट्स पीने के लिए फोर्स करते थे। सारी सिगरेट उसके मुंह में बढ़ा देते थे और एक टाइम पे सारी पीने के लिए उसे फोर्स किया करते थे। और खाने के लिए उसको सिर्फ वो दूध, दारू और हल्का फुल्का खाना दिया करते थे। और ऐसे ही उन्होंने बहुत दिनों तक करा। और एक बार तो उन्होंने उसका लेफ़्ट हैंड और लेफ़्ट पैर पूरा लाइटर के फ्लूइड घेर के जला दिया था। अब इस टाइम पे जुंको की हालत सबसे ज़्यादा बिल्कुल ख़राब हो गई थी, उसको कुछ भी नहीं दिखाया करता था और वो लोग उसको बहुत कम खाना भी देते थे, सिर्फ उसको दूध देते थे और कुछ भी नहीं देते थे, जिसके कारण उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई और वो बिल्कुल सिड़ने लगी, रॉटन एग की स्मेल आने लगी, जिसके कारण उन चारों लड़कों को जुंको में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। और फिर एक और रात उन्होंने एक 19 साल की लड़की का गैंग रेप करा, लेकिन वो उसको घर नहीं लाए, उसको कहीं वैसे ही छोड़ दिया उन्होंने। 4 नवंबर 1989 को जब मियानो एक महजोंग का गेम हार के आया तो उसने सोचा कि वो अपना गुस्सा जुंको पे निकालेगा और उसने घर आके जुंको के ऊपर लाइटर फ्लूइड डाल दिया और उसको जला दिया। जुंको ने बचने की बहुत कोशिश करी लेकिन कुछ नहीं हो पाया। देन वो सब जुंको को पीटने लगे, उसके फेस के ऊपर हॉट वैक्स डाल दिया और उसके आईलिड्स पे कैंडल जला दी
और उसको अपने खुद के यूरिन पीने के लिए फोर्स किया। और जब जुनको की बॉडी से बहुत ज़्यादा खून और पस आ रहा था तो उन 4 लड़कों ने अपने हाथ प्लास्टिक बैग से बांध लिए और उसको दोबारा मारने लगे। उन्होंने जुनको के पेट पे एक हैवी एक्सरसाइज मेटल बॉल को बार बार फेंक के मारा। ऐसा टॉर्चर करीब 2 घंटे तक चला था और उसके बाद जुनको की डेथ हो गई थी, जो कि मिनाटो के बड़े भाई ने मिनाटो को बताया। अब जब जुनको की डेथ हो गई थी तो ये चारों लड़के बहुत ज़्यादा डर गए थे, तो मिनाटो ने जल्दी से जुनको को एक कंबल में रैप करा। अब मियानो ने उस ब्लैंकेट के अंदर तोनबो की लास्ट एपिसोड की सीडी डाली, क्योंकि उसको डर था कि जुनको कहीं भूत बन के आ ना जाए और इन सबको मार के अपना बदला ले। इसलिए उसने वो सीडी उसके अंदर डाली, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि वो घर जाके लास्ट एपिसोड देखेगी अपना फेवरेट टीवी शो टोनबो का, क्योंकि वो नहीं कर पाई थी, इसलिए उसने ऐसा करा। और फिर क्योतो जापान में एक 200 लीटर बड़े सीमेंट के कंटेनर में जुनको की बॉडी को फेंक दिया गया। ये वो जगह है जहाँ पे जुनको की बॉडी को फेंका गया था। इस जगह का नाम है वकासु इंडस्ट्रियल पार्क। अब तो यहाँ पे पार्किंग बन गया है, लेकिन पहले यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसी पार्किंग नहीं थी, बिल्कुल एकदम खुला एरिया था। ये उस टाइम की फ़ोटो है जब पुलिस को उसकी डेड बॉडी मिली थी एक सीमेंट के कंटेनर में। ये वो जगह है। 29 जनवरी 1989 मिनाटो और अगुरा को पुलिस ने गैंग रेप के केस में पकड़ा, जो कि उन्होंने उस 19 साल की लड़की का करा था जब उनको मिनाटो से मन भर गया था। अब जब इनसे इन्वेस्टिगेशन करी तो और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस मिनाटो के घर पे गई, जहाँ पे उन्हें मिनाटो के रूम से वुमेन अंडरवेयर मिली। और जब पुलिस ने पूछा कि ये किसकी है तो उगुरो ने डर में आके सब सच उगल दिया। उसने सब बता दिया कि कैसे हमने जुनको का 44 डेज तक हमने ये सब करा और लास्ट में उसकी डेड बॉडी क्योतो में एक सीमेंट के कंटेनर में फेंक दी। इस केस में मिनाटो का बड़ा भाई मियानो, अगुरा और यसुशी को पकड़ लिया। अब भाई इस केस को जब मैं रीड कर रहा था इसके बारे में, तो सच में यार जापान का जो कानून है सच में बहुत ढीला है। इनको बहुत ही कम सज़ा हुई ऐसे काम के लिए, ऐसे बुरे काम के लिए इनको बहुत ही कम सज़ा हुई। आप सुनो, पहले तो ये सब टीनेजर्स थे तो कुछ सज़ा जज ने इनकी वहाँ पे कम करी, और दूसरी बात, इन पे मर्डर केस नहीं लगा। इनसे बॉडी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। इन पे इस चीज़ का केस लगा। मियानो जो कि इन सब का लीडर था, उसको लोअर कोर्ट से 17 साल की जेल हुई प्लस 3 साल की जेल उसको जापान की हाई कोर्ट से हुई, जो कि थी 20 साल की। और ये जापान में अब तक की सेकंड सबसे लंबी उम्र की जेल है उम्र कैद के बाद। फिर यसुशी वाटानाबे जिसको 5 से 7 साल की जेल हुई थी, और अगुरा जिसको 8 साल की जेल हुई थी। जब इसको 8 साल की जेल हुई थी तो अगुरा के माँ बाप जुनको के माँ बाप से कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे की ज़िंदगी ख़राब कर दी है। शिंजी मिनाटो जिसको 5 से 9 साल की जेल हुई थी, और मिनाटो के पेरेंट्स और उसके बड़े भाई को कोई भी सज़ा नहीं हुई। और मिनाटो के पेरेंट्स पे पेनल्टी लगाई गई 50 मिलियन येन की, जो कि उनको जुनको के पेरेंट्स को देने थे। जुनको का फ्यूनरल 2 अप्रैल 1989 को हुआ, जिसमें उसके सारे फ्रेंड्स आए थे और एक फ्रेंड ने उसको एक नोट दिया जिसमें लिखा हुआ था, जुन चैन वेलकम बैक, आई नेवर इमेजिन दैट वी वुड सी यू अगेन इन दिस वे, यू मस्ट हैव बीन इन सो मच पेन, सो मच सफरिंग, द हैप्पी वी ऑल मेड फॉर द स्कूल फेस्टिवल लुक रियली गुड ऑन यू, we will never forget you. I've heard that the principal has presented you with a graduation certificate, so we graduated together, all of us. Jun Chan, there is no more pain, no more suffering, please rest in peace. अब जुनको का सपना था कि वो एक बार ग्रेजुएट हो जाए तो वो हायर स्टडीज़ जाए और वो अपने सपनों को पूरा करे, लेकिन उसे क्या पता था उसके साथ ऐसा होगा। आफ्टर मैथ, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो ये किलर्स है ये अब क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको इन चारों किलर्स के बारे में बताता हूँ कि ये अब क्या कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिनाटो के बारे में। मिनाटो जेल से छूटने के बाद अपनी मम्मी के साथ रहने लगा, और फिर कुछ दिनों बाद वो फिर से जेल में पकड़ा गया क्योंकि उसने एक 32 साल के आदमी को एक मेटल रॉड से मारा। यसुशी वाटानाबे जो कि जेल से छूटने के बाद अपना नाम चेंज करके रहने लगा, उसने अपना नया नाम रखा था कामिसाकू, और फिर वो भी कुछ दिनों बाद एक चोरी के केस में पकड़ा गया। अब मियानो और अगुरा के बारे में ऐसा सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो दोनों अब क्या कर रहे हैं, लेकिन हाँ मुझे पता होगा वो अब भी किसी न किसी केस में फंसी गए होंगे और उन्हें
जेल में रहना पड़ेगा। इस हिसाब से इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए थी। इन चारों मर्डरर्स को ऐसी सज़ा तो नहीं मिली, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं, भगवान इनको पक्का सज़ा देगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और ऐसी वीडियोस मैं आगे और भी लाता रहूँगा, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग केसेस के बारे में बताऊँगा। तो मुझे इन सारी प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करें, और कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। 校長先生が特別に卒業証書を書いてくださったそうですね。これで3年8組47名みんなで卒業で